हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। आज हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में यूनिट थर्ड की बारे में डिस्कस करेंगे। एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी is defined as the long-term plan of particular company in order to gain competitive advantage over its competitors in the industry. Competitive strategy अगर होता क्या है, अगर इसका मतलब होता है कि ये कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी एक टाइप का लॉन्ग टर्म प्लान होता है जिससे एक पार्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वो जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज लेती है अपने कंपटीटर के ऊपर। जो एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के एक लंबी अवधि की प्लान बना के जो है एक कंपनी एक कम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने की कोशिश करती है अपने कंपटीटर के ऊपर एक इंडस्ट्री में। इट इज एम्ड एट क्रिएटिंग defensive position in an industry and generating a superior ROI, return on investment. Such types of strategies play a very important role when industry is very competitive and consumers are provided with ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स। एक्चुअली इसका एम क्या रहता है, कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की करने के पीछे एक कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम रहता है कि जो है हम जो है एक क्रिएटिंग जो एक डिफेंसिव पोजीशन, एक अच्छा पोजीशन जो है हम क्रिएट कर पाएँ इंडस्ट्री में और अच्छे से अच्छा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको जनरेट कर पाएँ। ये जनरली स्ट्रेटजी होता है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्री में। अगर वो इंडस्ट्री कम्पिटिटिव है और कंज्यूमर्स जो है लगातार जो है सिमिलर प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर के सामने पेश किया जा रहा है उनके कंपटीटर के द्वारा, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मानी जाती है मार्केट में। और ये अधिकतर जो है एक डिफेंसिव जो है क्रिएटिंग गुड पोजीशन इन इंडस्ट्री एंड जनरेटिंग ए सुपीरियर, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश किया जाता है, जनरेट करने की कोशिश किया जाता है एक कंपनी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी जो पोर्टर के द्वारा दिया गया है। पहला है जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव स्कोप, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर जो है कास्ट की बात करेंगे, लो कास्ट है और हायर कास्ट है। पहला है ओवरऑल मतलब कास्ट लीडरशिप और कास्ट फोकस, और हायर कास्ट पे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन फोकस है। लो कास्ट पे रहता है कास्ट लीडरशिप और कास्ट फोकस रहता है स्ट्रेटजी। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है कास्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स द फर्म विनिंग मार्केट शेयर्स by appealing to cost conscious or price sensitive customer. This is achieved by having the lowest prices in the target market segment, or at least the lowest price to value ratio price compared to what consumer receive. एक्चुअली ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस जो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी यूज करती है। इसमें कॉस्ट लीडरशिप क्या किया जाता है कि अपना जो है सबसे जो इंडस्ट्री में मार्केट में सबसे कम करने वाला जो भी आपके कंपटीटर्स हैं उनसे सबसे कम में वही सिमिलर प्रोडक्ट को जो है कस्टमर के पास पहुंचाना। अब कस्टमर के पास पहुंचाने का मतलब है कि जो भी आपको टारगेट सेगमेंट है, टारगेट कस्टमर है, उनके पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, वो भी मार्केट में सबसे लो कास्ट पे। अब ये कैसा पॉसिबल है कि आप अगर मान लीजिए जो है चीप रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है, आपका जो सप्लायर है वो आपके नज़दीक ही है, इजीली अवेलेबल है आपके पास सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। सो ऐसे करके एक जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस जो है कास्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी यूज करती है जो कि पूरे सेगमेंट में, पूरे मार्केट में, पूरे इंडस्ट्री में वो जो है सबसे कम दाम पे अपना जो है प्रोडक्शन कास्ट करती है, इसलिए जो प्रोडक्ट को लो कास्ट पे बेचती है कंपटीटर के कंपेयर में, इसलिए इसे कास्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी कहा गया है। सेकंड है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। This strategy is appropriate where the target customer segment is not price sensitive. Customers having very specific needs which are possibly underserved, and the firm has unique resources and capabilities which enable it to satisfy these needs in ways that डार्क डिफिकल्ट टू कॉपी। एक्चुअली डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, कुछ अलग करना, कुछ कम जो अपने कंपटीटर्स हैं मार्केट में, जो भी कंपटीटर्स हैं इंडस्ट्री में कंपटीटर्स हैं उनसे कुछ अलग करना। अब डिफरेंशिएशन मतलब होता है इसमें जो है कास्ट को न ध्यान में रखते, इसमें अधिकतर जो है एक टारगेट कस्टमर सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। ज़्यादातर वो कस्टमर जो होते हैं प्राइस सेंसिटिव नहीं होती है, उनसे प्राइस से लेना देना नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, वो अधिकतर जो है उनकी नीड जो है स्पेसिफिक रहती है, एक जो है स्पेशल जो है कस्टमर टाइप के रहते हैं। उनका क्या उद्देश्य रहता है, उनका रहता है वो जो है ज़्यादा लो कास्ट पे ध्यान नहीं देते, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए जो कि आपका अपने कंपटीटर से डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्या है,
डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का हीरो हो गया, एशियन पेंट्स हो गया या च्यूरियल होगा, ये इस टाइप का स्ट्रेटजी यूज करते हैं जिससे उनका जो है इनका प्रोडक्ट कॉपी करने में डिफिकल्ट हो। आप एक कंपटीटर जो है डिफिकल्ट हो उसको कॉपी करने में, और ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज करते हैं जिससे उनका प्रोडक्ट जो है बेहतर रहे, चाहे वो कास्ट को लो ना करें तब भी उनका जो है एक अलग पोजीशन रहे मार्केट में। अब थर्ड की बात करेंगे। थर्ड क्या कहता है? कास्ट फोकस स्ट्रेटजी। अंडर दिस स्ट्रेटजी फर्म concentrate on specific market segments and keep its product low priced in those segments. Such strategy help firms to satisfy sufficient consumers and gain popularity. अब ये कास्ट फोकस स्ट्रेटजी क्या कहता है? कास्ट फोकस में सिंपल सा रहता है कि जो है कास्ट फोकस में ये एक टारगेट सेगमेंट को बात करते हैं। एक इसमें क्या करता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो क्या करता है, वो एक सेगमेंट को, मार्केट सेगमेंट को टारगेट करता है, वहां जाके जो अपने प्रोडक्ट को, अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लो प्राइस में सेल करने की कोशिश करता है, अपने कंपटीटर से सबसे लो प्राइस में करता है। तो ये स्ट्रेटजी क्या करती है, जो फर्म को सफिशिएंट कंज्यूमर्स मिलते हैं और उसको पॉपुलैरिटी भी गेन होती है, क्योंकि एक जो टारगेट मार्केट सेगमेंट हो गया, अगर उन्हीं एक एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, एक एज ग्रुप को कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, इससे क्या रहेगा, मार्केट सेगमेंट्स को एक टारगेट करेंगे और लो कास्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो है आपका जो है पॉपुलैरिटी भी गेन होगी और आपके पास सफिशिएंट कंज्यूमर्स भी रहेंगे, सेटिस्फाई भी रहेंगे। अब फोर्थ है डिफरेंशिएशन फोकस। अंडर दिस स्ट्रेटजी फर्म aims to differentiate itself from one or two competitors again in specific segments only. This type of differentiation is made to meet demands of broader customers who refrain from purchasing customers product only due to missing out small features. अब इसमें क्या रहता है, डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। इसमें अधिकतर जो है वन और टू कंपटीटर्स आपके पास रहते हैं इस मार्केट सेगमेंट्स में, और जो है ये भी स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए बात किया जाता है कि इसमें क्या कहते हैं, इसमें अधिकतर जो कि इसमें क्या कहता है, जो बॉर्डर कस्टमर्स हैं, ऐसे कस्टमर्स जो लगातार जो है स्पेसिफिक नीड्स है उनकी, उनको डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश किया जाता है, और ऐसे भी अपने जो प्रोडक्ट को ऐसे जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है जो कि स्मॉल फीचर्स हों लेकिन स्पेसिफिक हों, एक स्पेशल फीचर्स हो आपके प्रोडक्ट के अंदर। जैसे उदाहरण के बेस पे टाइटन वॉच की एक अलग जो है फेमस है कस्टमर्स के बीच में, उनका एक अलग डिफ्रेंशिएशन फोकस रहता है कि अपने को है यूनिक फीचर देकर अपने कंपटीटर से जो है डिफरेंट अपने आप को पेश कर पाएं, जिससे जो है उनका मार्केट में नाम हो। सो ये हो गया टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। अब इसके बाद चल देंगे हम नए टॉपिक पर। व्हाट कंपटीटर एनालिसिस क्या होता है? कंपटीटर एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ identifying and evaluating the strengths and weaknesses of competing business in order to gain insights and develop strategies. अब कंपटीटर एनालिसिस मतलब अपने कंपटीटर का एनालिसिस करना। अभी क्या करता है, ये एक टाइप का प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ और इवैल्यूएट कर पाएँ अपने जो कंपटीटर हैं, आपके जो कंपटीटर हैं मार्केट में, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, जिससे हम उनके जो इनसाइट्स इन्फॉर्मेशन है, जो भी उनके अंदर जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, उनके हिसाब से हम अपने जो है इनका इन्फॉर्मेशन लें और उसी हिसाब से हम रणनीति बना पाएं। It involves researching and analyzing competitors' product, pricing, market tactics, customer base, and overall market position to identify opportunities and threats. और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है कंप्यूटर एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है रिसर्चिंग और एनालाइज करना कंप्यूटर के प्रोडक्ट को कि किस टाइप का प्रोडक्ट ये जो हमारा कंपटीटर है वो पेश कर रहा है, और प्राइस मार्केटिंग टैक्टिक्स किस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, किस टाइप का उसका कस्टमर बेस है, और इसका ओवरऑल मार्केट पोजीशन क्या है, जिससे हम जो है इसके इसके अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स भी आइडेंटिफाई कर पाएँ और हम कंपटीटर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें फ्यूचर में। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग कंपटीटर एनालिसिस कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। क्या उद्देश्य रहते हैं? एक बिजनेस हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, अगर कंपटीटर एनालिसिस कर रहा है तो उसका क्या उद्देश्य हैं? फर्स्ट है टू स्टडी द मार्केट। The first is objectives of the competitor analysis is to study the markets, what can be happen in the markets, what is going on in present right now in the markets, क्या इसमें चल रहा है, क्या अब ट्रेंड मार्केट ट्रेंड चेंज होने वाला है, क्या स्टेशन प्रेफरेंस है, वो सब बातें रहती हैं। अब इसके बाद है सेकंड है टू प्रेडिक्ट
एंड फॉरकास्ट ऑर्गेनाइजेशन डिमांड एंड सप्लाई। अब इस बार क्या कहते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड एंड सप्लाई है उसको प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, ये भी जो है एक उद्देश्य माना गया है कंप्यूटर एनालिसिस का। थर्ड है टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी, जब आपने मार्केट को स्टडी कर लिया, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड सप्लाई को पता कर लिया, उसके बाद उसी हिसाब से आप रणनीति बनाएंगे, जिस हिसाब से आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना होगा। एम्प्लॉय अगर अनस्किल है उनको स्किल बना के उसी हिसाब से आप रणनीति बनाएंगे। फोर्थ है टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। अभी दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग कंप्यूटर एनालिसिस दैट एन एनालिसिस व्हाट इज डूइंग फॉर इज मोटो। क्या मोटो रहता है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम जो मार्केट शेयर कैसे अपना इंक्रीज कर पाएं, क्या हम ऐसी टैक्टिक्स यूज करें, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाएं जो कि हम कंप्यूटर से अच्छा परफॉर्म कर पाएं, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाएं, कस्टमर के बीच फेमस हो जाएं। फिफ्थ है टू स्टडी द मार्केट ट्रेंड एंड पैटर्न। जैसे हमने बात किया कि मार्केट टू स्टडी मार्केट ट्रेंड्स, जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है प्रेजेंट में, अब क्या जो है फैशन चेंज होने वाला है, क्या अपकमिंग सीजन आने वाले हैं, ऐसे क्या फेस्टिवल आने हैं, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किए हैं और मार्केट ट्रेंड्स को समझकर उसी हिसाब से हम फॉलो करें। सिक्स है टू डेवलप स्ट्रेटजी फॉर नेशनल ग्रोथ। अब स्ट्रेटजी बनाता है, अब ओवरऑल क्या उद्देश्य रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन का कि हम अपने कैसे ग्रोथ करें, कैसे टाइम टू टाइम अपना जो है रेवेन्यू जनरेट करें, प्रॉफिट इंक्रीज करें और जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करें। तो उसी हिसाब से हम जो है कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं, कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन इनसाइड्स इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उनकी स्ट्रेटजी जानते हैं, जिससे हम अपना जो रणनीति बना के अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। सो ये हो गया कंप्यूटर एनालिसिस। अब हम नए टॉपिक पर चलेंगे जो कि पोर्टर 5 पोर्शन मॉडल है। अब पोर्टर 5 पोर्शन मॉडल कहता क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय मार्कल पोर्टर टू एनालाइज एंड assess the competitive dynamics and attractiveness of an industry. The model considers 5 forces and shape the industry's competitive environment. अब जैसे बात किया गया है कि पोर्टर क्या कहते हैं, माइकल पोर्टर द्वारा ये जो है 5 फोर्सेस मॉडल डेवलप किया गया है। अब ये क्या कहते हैं, ये एनालाइज करने के लिए किया गया है, ये इन्होंने माइकल पोर्टर ने बनाना है कि एनालाइज करना है, एसेस करना, उसको जांचना परखना, जिससे जो है करंट डायनेमिक्स, जो भी कम्पिटिटिव डायनेमिक्स है, जो आपकी कंपटीटर की क्या स्ट्रेटजीज हैं और अट्रैक्टिवनेस, जो भी इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस आकर्षण है, उनको जानना। इसमें 5 आते हैं फोर्सेस, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट्स की अगर बात करेंगे, जो कि थ्रेट्स ऑफ न्यू इंट्रेंट्स होता है। अब थ्रेट्स ऑफ न्यू इंट्रेंट्स मतलब क्या, इसमें अगर बात करेंगे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जाता है 5 पोर्शन में। फर्स्ट है जो कि नए नए बाहरी, जैसे आप अब इस मार्केट सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये भी थ्रेट बना रहता है कि जो नए आ रहे हैं, नई कंपनियां आ रही, नई ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप हो रहे हैं, वो कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी कैसी स्ट्रेटजी है। तो ये भी थ्रेट बना रहता है कंपनी को, एक जो है प्रेजेंट में कंपनी को बना रहता है कि अगर नई कंपनी आएंगी, किसी स्ट्रेटजीज आएंगी, कितना उनके पास जो है फाइनेंशियल एबिलिटी रहेगी उनकी। सो ये सब थ्रेट बना रहता है। तो इसके बाद थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी रहता है कि कभी कभी आपने जो है आपकी प्रोडक्ट है उसका अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उन्होंने अगर कंपटीटर ने लॉन्च कर लिया, तो आपका जो है कस्टमर जो है आपके से जो है शिफ्ट हो जाएगा दूसरे पर, तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी बनाता है। उसके बाद है, अब बात करेंगे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो गया, एंड इसके बाद है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स। अब राइवलरी भी बनी रहती है। राइवलरी मतलब जो भी एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स हैं, आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग है कंपटीटर्स, आप क्योंकि मार्केट में काम कर रहे हैं, एक जो है सोसाइटी में काम करते हैं, आपका बिजनेस काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। सो ऐसा क्या रहता है, कंपटीटर तो हर जगह है, कंपटीशन तो हर जगह बना रहता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो। सो ऐसा रहता है, राइवलरी तो हमेशा बनी रहती है। ये भी एक टाइप का थ्रेट रहता है। एंड इसके बाद है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब जब आप जो भी सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी बार्गेनिंग करता है, जो कि उसको प्रॉफिट हो, क्योंकि सब जो है एक उद्देश्य रहता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों चलती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, कि कैसे हमारा प्रॉफिट हो। तो एक सप्लायर के तौर पर उसका भी एक उद्देश्य रहता है कि अपने कैसे कैसे जो कि बार्गेनिंग करके हम जो है अपना प्रॉफिट इंक्रीज करें। एंड इसके बाद है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अब क्योंकि बायर्स, आपने प्रोडक्ट, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, कंपनी है, तो आप जो है सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो आपको जो है एक मोरल वैल्यू भी क्रिएट करनी है, उसी के अंदर आपको काम करना है, कस्टमर रिलेशनशिप बनाना है। तो कैसे आप कस्टमर, अब जो अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमर को ही सेल करेंगे, तो उनका भी एक बार्गेनिंग पावर रहता है कि वो कैसे आपको आपका ये उद्देश्य रहना चाहिए कि कैसे भी करके जो कि कस्टमर जो है जो अनसेटिस्फाई भी ना हो और हम जो है प्रॉफिट भी कमा लें। तो ये सब जो है थ्रेड्स बने रहते हैं। ये
हो गया पोर्टर 5 मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलेंगे हम जो है नए टॉपिक पर जो कि नया है पेस्ट एनालिसिस। अब पेस्ट एनालिसिस बात करेंगे। पेस्ट एनालिसिस इज एब्रिविएशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस and it allows companies to make a framework of macro environmental factors for the purpose of designing effective environmental strategies। अब पेस्ट एनालिसिस क्या करता है? पेस्ट एनालिसिस है, अब इसका एब्रिविएशन क्या होता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस करता है। अब ये क्या करता है? ये जो है अलाउ करता है कंपनी को, जिससे जो है मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को आसानी से जो फ्रेमवर्क है मैक्रो इन्वायरमेंट का, उसको आसानी से जांच सकें और उसी हिसाब से जो है इनका डिजाइन तैयार कर सकें जो कि इफेक्टिव हो इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजीज में। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द पॉलिटिकल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एक्सटर्नल कंपनी इन्वायरमेंट इंक्लूड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, competition regulations, environmental regulations and government taxes etc. So every business need to operate around these forces। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या रहता है? पॉलिटिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करता है। पेस्ट एनालिसिस में पहला है पॉलिटिकल फैक्टर्स, क्योंकि एक जो है ये जो है एक्सटर्नल पर कंपनी पर इन्वायरमेंट फैक्टर अफेक्ट करता है, क्योंकि ये भी रहता है कभी कभी जो है कैसी है आपकी जो है क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, क्या स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर स्टेबिलिटी रहेगी तभी जाके आपके जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और क्या रूल्स रेगुलेशन है, किस हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बना रही है गवर्नमेंट। तो जो ये सब बातें रहती हैं जिससे जो है आपका जो है एक बिजनेस पे, एक ऑर्गेनाइजेशन पे जरूर से जरूर प्रभाव पड़ता ही है। किस टाइप का एटीट्यूड है गवर्नमेंट डिफरेंट सोसाइटीज पर। सो ये सब बातें रहती हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स में। इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ पार्टिकुलर कंपनी। इट अफेक्ट्स द परचेजिंग पावर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर एज वेल एज कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जो है इकोनॉमिक फैक्टर क्या रहता है? इकोनॉमिक फैक्टर भी जो है पार्टिकुलर कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर ही प्रभाव डालता है। इसमें क्या करता है? ये अफेक्ट करता है जो परचेसिंग पावर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर और कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करती है। क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं, इसमें रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी रहता है, रेट ऑफ इनकम रहता है, रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। अगर जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में आपका बिजनेस है, वहाँ का पब्लिक का क्या पर कैपिटा इनकम है, वहाँ की इकोनॉमी का क्या जीडीपी है, क्या जीएनपी है। सो ये सब बातें रहती हैं जो कि एक बिजनेस पर एक प्रभावशाली तरीके से काम करती हैं। एग्जाम्पल क्या है? अनस्टेबल बैंकिंग रेट इज इन पर्टिकुलर कंट्री अफेक्ट स्टेबिलिटी टू द कास्ट ऑफ बिजनेस। और जैसे मान लीजिए इकोनॉमिकल में है, एग्जाम्पल में बैंक इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आप जो लोन ले जाएंगे अनस्टेबल है, कभी चेंज हो रहा है, कभी नहीं चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। इससे जो है आपके बिजनेस पर जो है कास्ट के बिजनेस पर जो कास्ट है उसके ऊपर जरूर से जरूर प्रभाव डालेगा, जिससे आपका जो है बिजनेस में लॉस भी सकता है। सो ये सब बातें रहती हैं, ये सब फैक्टर्स रहते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम नए टॉपिक पर जो कि सोशल फैक्टर्स क्या कहता है। सोशल फैक्टर्स में all also very important consideration for every company। Companies need to carefully analyze the demographics, fashion and trends, education, living standards and lifestyle changes etc। अब सोशल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करती हैं। अब कैसे करती हैं देखते हैं। जैसे मान लीजिए सोशल फैक्टर्स हुआ, आप एक सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर आपका बिजनेस है, तो वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स, प्लेस ऑफ वुमेन कितना वहाँ पर जो काम कर रही हैं महिलाएं कितनी उनका कंट्रीब्यूशन है, बर्थ एंड डेथ रेट रहता है, वहाँ पर फैशन ट्रेंड्स क्या हैं, एजुकेशन क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग क्या है, किस टाइप का लिविंग है, लाइफ स्टाइल लगातार जो बदल रहा है टाइम टू टाइम, वो सब बातें रहती हैं जो कि प्रभाव तरीके से काम करती हैं, प्रभावशाली रहती हैं एक बिजनेस पर। क्या लिविंग स्टैंडर्ड्स है, अगर वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा है तो और वहाँ पर जो है अच्छे से जो है लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपके बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिव वे में। As per the technological factors, technological factor is a last step of pest analysis। These factors lower the barriers to enter, influencing a company outsourcing decision and reduce minimum efficient production level। और इसमें क्या बातें रहती हैं? इसमें रहता है कि अधिकतर जो है कि ये लास्ट स्टेप होता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें अधिकतर जो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स बात होती हैं जो कि नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है आईटी सेक्टर में। तो ये सब बातें रहती हैं जो कि एक बिजनेस पर प्रभावशाली तरीके से काम करती हैं, प्रभाव डालती हैं। जैसे एक बिजनेस तौर पर आपको भी नया इनोवेशन करना पड़ेगा, नया इनोवेशन करना पड़ेगा, जो भी
आपके डिपार्टमेंट में आईटी सेक्टर मान लीजिए कुछ काम कर चल रहा है, एक सोशल मीडिया काम कर रही है, तो उसमें भी डेवलपमेंट होना चाहिए। आप टाइम टू टाइम अपग्रेड करेंगे, टाइम टू टाइम जो कि आईटी जो कि सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहेंगे, तभी जाके आप भी एक कंप्यूटर से अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एग्जाम्पल में चेंज ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस टुवर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद एडवांस टेक्नोलॉजी। अब जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे, जो कि कंज्यूमर एडवांस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहा है, एडवांस टेक्निकल प्रोडक्ट्स शिफ्ट हो रहा है, उस हिसाब से आपको भी अपने बिजनेस को ढालना होगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट लाएं, जिससे जो कस्टमर हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे। द न्यू टेक्निकल फैक्टर्स में, जैसे टेक्निकल फैक्टर्स में अगर मान लीजिए वेरियस न्यू इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हो गया, रिसर्च R&D एक्टिविटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ये सब बातें रहती हैं, फैक्टर्स हैं। जैसे इन्वेंशन होगा, डिस्कवरी हो, जो न्यू इन्वेंशन हो रहा है, नए खोज हो रहे हैं, डिस्कवरी हो रहे हैं, नए नए चीज़ें बन रही हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तभी जाके नया प्रोडक्ट बनेगा, नई जो है टेक्नोलॉजी आएगी। सो ये सब बातें रहती हैं जो कि फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करती हैं टेक्निकल फैक्टर्स को। आई होप ये जो है पेस्ट एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नया वीडियो मिल सके और हमें भी मोटिवेशन हो सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।